हाय लर्नर्स, वेलकम टू माय चैनल। आज के वीडियो में हम डिस्कस करेंगे ब्लॉक 7 डीकंस्ट्रक्शन की थर्ड यूनिट इम्प्लीकेशंस। इसमें हम डिस्कस करेंगे पोस्ट स्ट्रक्चरलिज्म, रोनाल्ड बार्थ्स एसेस फ्रॉम वर्क टू टेक्स्ट, 7 प्रोपोजिशंस, मेथड, जेनरे, साइन, प्लूरल, फिलिएशन, रीडिंग एंड प्लेजर। लेट्स गेट स्टार्टेड। इस यूनिट को समझने से पहले हमें पोस्ट स्ट्रक्चरलिज्म को समझना होगा, क्योंकि इस यूनिट में बार बार इस टर्म का यूज़ होगा। स्ट्रक्चरलिज्म में हमने बात की थी बाइनरी अपोजिशन की, जिसमें अपोजिट वर्ड्स के पेयर्स को अरेंज किया जाता है। शेशोरियन स्ट्रक्चरलिस्ट में बाइनरी अपोजिशन का कंसेप्ट बहुत इंपॉर्टेंट है। बाइनरी मीन्स टू, अपोजिशन मीन्स अपोजिट। बाइनरी अपोजिशन में वर्ड्स अपोजिट होते हैं, एक को सुपीरियर और एक को इन्फीरियर माना जाता है। फॉर एग्जाम्पल स्पीच, राइटिंग। स्पीच को सुपीरियर माना जाता है जबकि राइटिंग को इन्फीरियर माना जाता है। लेकिन पोस्ट स्ट्रक्चरलिज्म में बाइनरी अपोजिशन के कंसेप्ट में कहा जाता है कि ये अपोजिट टर्म्स एक दूसरे से कनेक्टेड हैं। स्पीच राइटिंग से डिराइव होती है और राइटिंग स्पीच से डिराइव होती है। हमने प्रीवियस वीडियो में एक कंसेप्ट समझा था फोनोसेंट्रिज्म का, जिसमें साउंड और स्पीच को सुपीरियर माना जाता है जबकि राइटिंग लैंग्वेज और साइन लैंग्वेज को इन्फीरियर माना जाता है। प्रायोरिटी है जो वो स्पीच यानी स्पोकन लैंग्वेज को दी जाती है। डेरिडा का मानना था कि फोनोसेंट्रिज्म का कंसेप्ट वेस्टर्न फिलोसफी यानी एंशिएंट टाइम में था। वेस्टर्न फिलोसफर स्पोकन लैंग्वेज को सुपीरियर मानते थे। डेरिडा फोनोसेंट्रिज्म को रिजेक्ट करते थे। वो मानते थे कि रिटन वर्ड्स की खुद की वैल्यू है एंड इट इज़ नॉट अ सप्लीमेंट टू द स्पोकन वर्ड्स। डेरिडा ने फोनोसेंट्रिज्म टर्म का यूज़ उन फिलोसफर्स को क्रिटिसाइज करने के लिए किया जो रिटन लैंग्वेज को इन्फीरियर मानते थे। तो पोस्ट स्ट्रक्चरलिज्म में स्ट्रक्चरलिस्ट के जो आइडियाज़ थे उनको रिजेक्ट किया गया। स्ट्रक्चरलिज्म में सिस्टेमेटिक स्ट्रक्चर की बात की गई है, लेकिन पोस्ट स्ट्रक्चरलिज्म में सिस्टेमेटिक स्ट्रक्चर यानी स्ट्रक्चरलिज्म को इम्पॉसिबल बताया गया है। डेरिडा का कहना है कि ये जो सिस्टेमेटिक स्ट्रक्चर है वो हिस्ट्री और कल्चर पर बेस्ड है। फॉर एग्जाम्पल वेस्टर्न फिलोसफर स्पीकिंग को सुपीरियर मानते थे, राइटिंग को इन्फीरियर, क्योंकि उस टाइम पर सेम टाइम पर परफॉर्म और रिस्पॉन्स करना इम्पोर्टेंट हो गया था, क्योंकि उस टाइम पर वो परफॉर्मेंस को रिकॉर्ड नहीं कर पाते थे, तो उनके लिए स्पीकिंग सुपीरियर था। अगर उनके पास रिकॉर्ड करने का ऑप्शन होता तो उनके लिए राइटिंग सुपीरियर होता। तो डेरिडा कहते हैं कि स्ट्रक्चरलिज्म के बाइनरी अपोजिशन कंसेप्ट की वजह से मिस इंटरप्रिटेशन होता है। बाइनरी अपोजिशन में वर्ड्स अपोजिट होते हैं, एक को सुपीरियर और एक को इन्फीरियर माना जाता है, जबकि पोस्ट स्ट्रक्चरलिज्म में बाइनरी अपोजिशन के कंसेप्ट में कहा जाता है कि ये अपोजिट टर्म एक दूसरे से कनेक्टेड हैं। पोस्ट स्ट्रक्चरलिस्ट कहते हैं कि ये एक अप्रोच है जिसमें टेक्स्ट को समझने के लिए टेक्स्ट की स्टडी के साथ साथ टेक्स्ट को प्रोड्यूस करने के लिए जो रूल्स लगे हैं उनको भी स्टडी करना चाहिए। डेविड फोस्टर वैलेस ने क्रिटिसाइज करते हुए कहा कि डीकंस्ट्रक्शनिस्ट एंड पोस्ट स्ट्रक्चरलिस्ट है वो सेम थिंग है। पोस्ट स्ट्रक्चरलिस्ट जिसको आप डीकंस्ट्रक्शनिस्ट कहते हैं वो नहीं चाहते कि उनको डीकंस्ट्रक्शनिस्ट कहा जाए। डेविड फोस्टर वैलेस कहते हैं कि हमें स्पीच पर ट्रस्ट करना चाहिए एज़ कम्पेयर टू राइटिंग। ऐसा उन्होंने इमीडिएसी ऑफ स्पीकर की वजह से कहा, क्योंकि उनको लगता है कि सेम टाइम पर परफॉर्म और रिस्पॉन्ड करना पड़ता है। स्पीकिंग को उन्होंने इसलिए भी इम्पोर्टेंट कहा कि स्पीकिंग के केस में हम पीपल के एक्सप्रेशंस को भी जज कर सकते हैं। स्पीकर की हम थॉट्स, एक्सप्रेशन उनको भी एनालाइज कर सकते हैं। बार्थेस, डेरिडा एंड फैकल्ट के लिए राइटिंग सुपीरियर थी एज़ कम्पेयर टू रीडिंग बिकॉज इट इज़ इटरेबल। बार्थ्स की एक बुक है द प्लेजर ऑफ द टेक्स्ट, जिसमें रोनाल्ड बार्थ्स ने राइटिंग को सुपीरियर बताया है। अब हम बात करते हैं रोनाल्ड बार्थ्स की, जिनको लिटरेरी स्टडीज़ में प्री एमिनेंट स्ट्रक्चरलिस्ट माना जाता है। अब क्वेश्चन ये है कि हम रोनाल्ड बार्थ्स की क्यों बात कर रहे हैं। आंसर है कि कुछ लोग कहते हैं कि रोनाल्ड बार्थ्स से ही डेरिडा को आइडियाज़ मिले जो डेरिडा ने डीकंस्ट्रक्शन में बताए। नाउ वी विल डिस्कस 2 एसेज। फर्स्ट वन इज़ फ्रॉम वर्क टू टेक्स्ट, सेकेंड इज़ द डेथ ऑफ द ऑथर, जो कि फ्रेंच थ्योरिस्ट एंड क्रिटिक रोनाल्ड बार्थ्स के हैं। इन ऐसे से हम समझ पाएंगे कि डीकंस्ट्रक्शन ने कैसे बाइनरी अपोजिशंस के कंसेप्ट पर सवाल उठाए, कैसे बाइनरी अपोजिशन के कंसेप्ट को इन्वर्ट किया। आज के इस वीडियो में सिर्फ हम एक ही ऐसे को डिस्कस करेंगे, वो है फ्रॉम वर्क टू टेक्स्ट। इस ऐसे को 1977 में पब्लिश किया गया था, जिसमें रोनाल्ड बार्थ्स ने वर्क और टेक्स्ट के डिफरेंस के बारे में डिस्कस किया
फ्रॉम वर्क टू टेक्स्ट ऐसे रोनाल्ड बार्थ्स की एक बुक द रसल ऑफ लैंग्वेज, जो कि रिचर्ड हॉवर्ड ने ट्रांसलेट की है, उसके सेकंड चैप्टर में ये ऐसे है। इस ऐसे में रोनाल्ड बार्थ्स ने 7 प्रोपोजिशंस को डिस्कस किया है। फर्स्ट इज मेथड, जेनरेज, साइन, प्लूरल, फिलिएशन, रीडिंग एंड प्लेजर। फर्स्ट हम बात करते हैं मेथड की। उन्होंने वर्क को कंक्रीट बताया है, मतलब कि वर्क है जो स्पेस ऑक्यूपाई करता है। वर्क को बुक स्टोर्स में, कोर्स लिस्ट में, लाइब्रेरी में देख सकते हैं, जबकि टेक्स्ट है जो उसको प्रोसेस की तरह देखा जाता है। टेक्स्ट अपने आप में सब कुछ रूल्स के अकॉर्डिंग रिवील करता है। टेक्स्ट है जो लैंग्वेज की फॉर्म में होता है। टेक्स्ट को हम रीडिंग से एक्सपीरियंस करते हैं। सेकंड नंबर पर उन्होंने सेकंड प्रोपोजिशन जेनरे की बात की है। जेनरे का मतलब स्टाइल से है, टेक्स्ट के स्टाइल से है। तो रोनाल्ड बार्थ्स ने टेक्स्ट के स्टाइल, टेक्स्ट के जेनरे के बारे में कहा कि टेक्स्ट को सिंपल जेनरे बेस पर भी हम उसको स्ट्रक्चरल फॉर्म में नहीं रख सकते, ये पॉसिबल नहीं है। हायरार्की में रखना भी पॉसिबल नहीं है, मतलब कि स्ट्रक्चरल फॉर्म में रखना उसको पॉसिबल नहीं है। और अगर हम टेक्स्ट को उसके सिंपल स्टाइल के बेस पर भी ऑर्गेनाइज करके देखें तो वो भी पॉसिबल नहीं है। तो उनका कहना है कि टेक्स्ट इज़ ऑलवेज पैराडॉक्सिकल, मतलब कि टेक्स्ट को जो रीड करते हैं वो लोग अलग अलग हैं और टेक्स्ट को इंटरप्रेट करने का तरीका भी उनका अलग अलग है। तो अलग अलग इंटरप्रिटेशन की वजह से जो टेक्स्ट का मीनिंग है वो उन आइडियाज़ से डिफरेंट हो जाता है जो राइटिंग के टाइम पर ऑथर ने सोचे होंगे। यहाँ डोक्सा का मीनिंग है पब्लिक ओपिनियन, तो यहाँ पैराडॉक्सिकल का मीनिंग हुआ बियॉन्ड द पब्लिक ओपिनियन। तो हम कह सकते हैं टेक्स्ट गोज बियॉन्ड द लिमिट ऑफ डोक्सा। थर्ड जो बात की उन्होंने साइन की। रोनाल्ड बार्थ्स ने कहा कि टेक्स्ट के इनफाइनाइट सिग्निफाइड है, मतलब कि इनफाइनाइट मीनिंग है। जैसे कि हमने प्रीवियस वीडियो में डिस्कस किया था, जैसे कि पेन है, उसके ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी में एक मीनिंग नहीं मिलेगा, काफ़ी सारे मीनिंग मिलेंगे और फिर उसके बहुत सारे सिनोनिम्स होंगे, तो हम एक मीनिंग तक नहीं पहुंच पाएंगे, क्योंकि सिग्निफायर के बहुत सारे सिग्निफाइड होते हैं, मतलब कि जो सिग्निफाइड है वो इनफाइनाइट है और सर्कुलर है। एक केस में ऐसा हो सकता है कि हम मीनिंग तक जल्दी से पहुंच जाएं, वो है लिटरल मीनिंग, क्योंकि लिटरल मीनिंग तो एक ही होता है। तो रोनाल्ड ने टेक्स्ट के इनफाइनाइट सिग्निफाइड बताए हैं और कहा कि टेक्स्ट डायलेटरी भी है। ऐसे इसलिए कहा कि जब इनफाइनाइट मीनिंग होंगे तो एनालाइज करने में डिले भी होगा, तो उन्होंने टेक्स्ट को डायलेटरी कहा है। और वर्क है जो उसका एक ही सिग्निफाइड होता है, वो मीनिंग के बहुत क्लोज होता है, तो वो डायलेटरी नहीं है। फोर्थ नंबर पर रोनाल्ड बार्थ्स ने डिस्कस किया कि द टेक्स्ट इज़ प्लूरल। रोनाल्ड कहते हैं कि टेक्स्ट के बहुत सारे मीनिंग हैं, यानी सिग्निफाइंड्स हैं, सिर्फ इसी वजह से टेक्स्ट को प्लूरल नहीं बताया गया है। टेक्स्ट को प्लूरल बताने के लिए उन्होंने आगे डिस्कस किया कि टेक्स्ट प्लूरल है सिग्निफायर की स्टीरियोग्राफिक प्लुरैलिटी की वजह से। टेक्स्ट को उन्होंने फैब्रिक कहा है, जैसे फैब्रिक में थ्रेड वीव किया जाता है, वैसे ही सिग्निफायर जो टेक्स्ट में वीव किए जाते हैं उनकी स्टीरियोग्राफिक प्लुरैलिटी की वजह से टेक्स्ट को प्लूरल कहा जाता है। फिफ्थ प्रोपोजिशन जो उन्होंने डिस्कस किया वो है फिलिएशन। इसमें वर्क का फादर और ओनर ऑथर को माना जाता है। लिटरेरी साइंस हमें समझाती है कि मैन्यूस्क्रिप्ट और ऑथर की इंटेंशन को रिस्पेक्ट देनी चाहिए। इसमें ऑथर के राइट को डिस्कस किया गया है, जबकि टेक्स्ट को बिना फादर इंस्क्रिप्शन के भी रीड कर सकते हैं। वर्क को सोसाइटी, हिस्ट्री और ऑथर के रिलेशंस की टर्म में स्टडी किया जाता है, जबकि टेक्स्ट की स्टडी ऑथर की इंटेंशन, हिस्ट्री, सोसाइटी पर डिपेंड नहीं करती है। सिक्स्थ प्रोपोजिशन है रीडिंग। रोनाल्ड बार्थ्स कहते हैं कि जब लिटरेचर को वर्क की तरह रीड किया जाता है तो लिटरेचर जो मीनिंग रीडर को देना चाहती है वो मीनिंग रिसीवर रिसीव कर लेता है, जबकि लिटरेचर को अगर टेक्स्ट की तरह रीड किया जाता है तो टेक्स्ट में रीडर क्रिटिकली एंगेज्ड रहता है जब तक वो मीनिंग मेकिंग प्रोसेस में एक्टिवली पार्टिसिपेट ना कर ले। टेक्स्ट को वो अलग अलग तरीके से इंटरप्रेट करता है और टेक्स्ट में रीडर को ऑथर बन जाता है। सेवंथ प्रोपोजिशन जो रोनाल्ड बार्थ्स ने बताया वो है प्लेजर, जिसके लिए उन्होंने फ्रेंच टर्म यूज़ की जोइसेंस। वर्क को उन्होंने कहा कि एक प्लेजर है। रोनाल्ड कहते हैं कि उन्होंने रीड करना और रीड करना पसंद है, उनको प्लेजर मिलता है, बट वो उसको रीराइट नहीं कर सकते, जिस वजह से वो डिसअपॉइंटेड हैं और अपने आप को सेपरेट मानते हैं। वर्क को उन्होंने कहा प्लेजर विद सेपरेशन, जबकि टेक्स्ट को उन्होंने कहा कि वो अलग टाइप का प्लेजर है, प्लेजर विदाउट सेपरेशन, जिसको उन्होंने एक टर्म दी जोइसेंस।
So that's all for today. In next video we will discuss the second essay of Ronald Barthes, that is The Death of the Author. So stay tuned for more videos. If you like my video, then like, subscribe and share my channel. Bye bye.